डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। और उसी एपी की जो सेवेंथ टर्म होगी वो फिफ्थ टर्म से भी 12 एक्सीड करती है, यानी 12 और ज़्यादा मोर है। तो हम इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ बातें यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमने देखा कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक एपी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए होगी और कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो बोल रहा है हमें क्वेश्चन कि जो उसकी थर्ड टर्म है यानी टी थ्री है वो क्या होगी, वो ए प्लस 2d होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और टी3 की वैल्यू हमें दी है वो 16 है, 16 इक्वल टू ए प्लस 2d। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यानी बताया गया है कि थर्ड टर्म 16 है, तो हमने ये लिख लिया। एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, और जो उसी की सेवन टर्म होगी वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करती है। तो पहले हम इसकी सेवन टर्म निकालें, टी सेवन इक्वल टू ए प्लस 6d होना चाहिए। और इसकी फिफ्थ टर्म निकालें, टी फिफ्थ इक्वल टू ए प्लस 4d होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो इसकी सेवन टर्म है T7 वो इसकी फिफ्थ टर्म से T5 से 12 एक्स्ट्रा है, 12 ज़्यादा है। तो अगर ये एक्स्ट्रा है ये ज़्यादा है तो हम 12 इसमें ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या हम इसमें से 12 माइनस कर लेंगे तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यही किया कि हम T5 में T5 में हमने 12 ऐड कर लिया। T7 की जो हमने वैल्यू यहाँ पर जो हमने सिंबल में यानी कि फॉर्मूले में फाइंड की है वो ये है a प्लस 6d होना चाहिए। और T5 की वैल्यू a प्लस 4d होना चाहिए प्लस 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं a से a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के दोनों अलग अलग साइड पे हैं। 6d इक्वल टू 4d प्लस 12 हुआ। 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, हम 4d को इक्वल टू के अदर साइड लाते हैं, हमारे पास बचता है 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6। तो आपने देखा कि हमने जो d की वैल्यू फाइंड की वो क्या आई है 6, यानी कॉमन डिफरेंस हमने इस AP का फाइंड कर लिया है वो 6 आया। लेकिन हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही फाइंड नहीं करना था बल्कि हमें पूरी AP बतानी है। तो पूरी AP हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होगा। इसी कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 16 इक्वल टू ए प्लस 2d, 16 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 आई है। 16 इक्वल टू ए प्लस 12 या 16 माइनस 12 इक्वल टू ए इक्वल टू 4। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 4, यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म आया इस AP का वो 4 आया। जब फर्स्ट टर्म 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है 6 है, तो अब हम इस AP को फॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं जो फर्स्ट टर्म हुआ इसका T1 वो क्या होगा A होगा, वो तो पहले से हमें गिवन है, यानी वो क्या होगा 4 होगा। T2 होगा वो A प्लस D होगा, यानी A 4 है और D की वैल्यू 6 है इक्वल टू 10 हुआ। T3 जो होगा वो A प्लस 2D होगा, यानी A पहले से हमको गिवन है 4 है, 2 इंटू डी की वैल्यू 6 है इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 2 या 12 प्लस 4 16 हुआ। T4 जो हुआ वो A प्लस 3D इक्वल टू A की वैल्यू 4 है, 3 इंटू डी की वैल्यू 6 है इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 3 या 18 प्लस 4 22। अब इस तरह से हम देख रहे हैं जो हमारी AP फॉर्म हो रही है, AP ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारी 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22 एंड सो ऑन। इस तरह जो AP हमारी फॉर्म हो रही है वो आपने देख लिया, हमने उसको AP को फॉर्म कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म। हमें 20 टर्म तो फाइंड करनी है, बट लेकिन आगे क्या है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP की लास्ट टर्म से, लास्ट की तरफ से चलते हुए हमें 20 टर्म फाइंड करनी है और AP हमें ये गिवन है। अब जरा इस क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम जानते हैं अभी तक हम लोग जो AP पढ़ रहे हैं उसमें हमें फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D है, फोर्थ टर्म A प्लस 3D है एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग आगे लिखते चलते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम लोग जब भी नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो उसमें D जो कॉमन डिफरेंस D है वो ऐड कर देते हैं। एक D ऐड कर दिया, इस वाले में एक D और ऐड किया तो ये 2D बन गया। इस तरह से हम हर नेक्स्ट टर्म में D जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते चलते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, ये कौन सी हमारी टर्म है, ये T4 है, T4 है और ये T3 है, थर्ड टर्म है।
अगर हमको फोर्थ टर्म से वापस थर्ड टर्म पर आना है, अगर हमको फोर्थ टर्म से वापस थर्ड टर्म पर आना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फोर्थ टर्म वो है a प्लस 3d। अब हमको वापस अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ पर 3d है, इसमें से हम एक d अगर हम माइनस कर देते हैं तो a प्लस 2d हमारे पास बचेगा, वही तो हमारी सेकंड टर्म हो सॉरी थर्ड टर्म होगी। यानी फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म पे आने के लिए हमको एक d माइनस करना पड़ा, यानी कॉमन डिफरेंस को हमको माइनस करना पड़ा। जब हम लोग एपी में फॉरवर्ड जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को डी को ऐड करते चलते हैं, और जब हम लोग पीछे आते हैं, उल्टा आते हैं, तो हमको कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना पड़ता है। अगर हमको फोर्थ टर्म से थ्री टर्म पर आना है तो हम एक डी माइनस कर दिया, अगर हमको थर्ड टर्म से सेकंड टर्म पे आना है यहाँ भी हमको एक डी माइनस करना पड़ेगा, इसमें से हम एक डी और माइनस कर देंगे तो ए प्लस डी बचेगा, यही ए प्लस डी यही तो हमारी सेकंड टर्म है। तो आपने इस बात से ये कॉन्सेप्ट समझा कि जब भी कभी हमको किसी एपी में रिवर्स आना होता है, उल्टा आना होता है, तो लास्ट टर्म से यानी जिस टर्म से हमको वापस आना है उससे एक डी कम करेंगे तो उसके ठीक पहले वाली डी हमको टर्म मिल जाती है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इस बात को समझिए कि हमारे पास जो एक एपी है हमको इसकी लास्ट से 20 टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से 20 टर्म। अब आप देख सकते हैं इसकी लास्ट टर्म को हमने एल समझ लिया, लास्ट टर्म को एल समझ लिया, लास्ट टर्म हमने मान लिया एल है, और एल से ठीक पहले वाली डी सॉरी ठीक पहले वाली टर्म क्या होगी, जो लास्ट टर्म होगी उससे ठीक पहले वाली टर्म हमको तब फाइंड होगी जब इसमें से हम एक डी यानी इसका कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इसके ठीक पहले वाली टर्म मिल जाएगी, यानी उसके ठीक पहले वाली टर्म ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। हमको सेकंड लाना है तो एल माइनस डी करना पड़ेगा, थर्ड टर्म लानी है तो एल माइनस 2d करना पड़ेगा। इस तरह से आपने समझा कि हमने इसको लास्ट टर्म से हम इसको एक एपी किस तरह से बना पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एल, उसके ठीक पहले वाली टर्म एल माइनस डी, उसके ठीक पहले वाली टर्म एल माइनस 2d। अब जरा इस बात को देखिए, अगर हम इसको एल तो हमने लिखा 1 माइनस 1 इंटू डी, अगर हम लिखते हैं इसको, अब आप देखिए 1 से 1 माइनस जब होगा तो क्या हो जाएगा 0, डी का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस हमको एल ही तो बचेगा, यानी हम इस चीज़ को इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह हम इस वाली टर्म को एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का डी में मल्टीप्लाई तो 1d यानी सिर्फ डी बचा, एल माइनस डी हुआ, और वही तो यहाँ लिखा हुआ था सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं एल माइनस 3 माइनस 1d, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास 2 बचेगा, 2d एल माइनस 2d बचेगा, और वही तो यहाँ थर्ड टर्म लिखी हुई है। इस तरह से आपने समझा कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म से एक एपी बनाते हुए। अब जरा आप ध्यान रखिए, हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस से पहले, हम इसको मान लेते हैं कि ये इसको हम n नाम देते हैं, n है यानी नंबर ऑफ टर्म जो होती है n, हम इसको n नाम देते हैं, ये भी n, हम इसको भी n बोलते हैं, इसको भी n बोल रहे हैं। अब आप देखिए इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला फाइंड हो गया है लास्ट टर्म से अपनी एपी का को फाइंड करने वाला, कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो ये आया कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट से हमको अगर कोई टर्म फाइंड करनी है यानी tn लास्ट से फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमको लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड हो जाएगी। लास्ट से हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो ये, सेकंड टर्म तो ये, थर्ड टर्म तो ये, यानी इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड हमको जो करनी है, हम इसको n मान लें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि ये लास्ट से हमको कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। अब इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया कि इसको किस तरह से आपको समझना था। तो अब हम अपना सॉल्यूशन देख रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैं बता रहा हूँ इस एपी में हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं 3, डी हमारे पास क्या गिवन है वो है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और हमें निकालना क्या है, हमें लास्ट टर्म गिवन है 253, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है T20 निकालना, हमें क्या निकालना, हमें T20, लेकिन ये लास्ट से होगा, लास्ट से T20 हमको निकालना है, यही बात हमको फाइंड करनी है। तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं T20 इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपने समझा इस कॉन्सेप्ट में कि हम लास्ट से जब टर्म निकालते हैं तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी इसको यूज़ करते हैं। अब T20 इक्वल टू L की वैल्यू हमको 253 मालूम है, माइनस n की वैल्यू हमको 20 गिवन है, हाँ हम यहाँ n भी लिख लेते हैं, n भी गिवन है, n इक्वल टू 20 टर्म हमको 20 मालूम है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 5 जा
95, 253 माइनस 158, 158। इस तरह से आपने देखा T20 यानी लास्ट से जो हमको 20 टर्म निकालनी थी उसकी वैल्यू आई 158। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक AP है, उसकी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 है। एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44। उसी AP की सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 है। ये एक दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP। हमें उसी AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स को हमें बताना है, यानी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हमें न तो फर्स्ट टर्म मालूम है, न तो कॉमन डिफरेंस मालूम है, लेकिन फर्स्ट हमें फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम मालूम है। तो हम पहले निकालते हैं T4। इसी AP का T4 क्या होगा? A + 3D होगा। T4 = A + 3D। और इसी AP का T8 क्या होगा? A + 7D, A + 7D। क्वेश्चन क्या कहता है? ATQ क्वेश्चन ये कह रहा है कि T4 + T8 = 24, यानी फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम 24 है। फोर्थ टर्म की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले में फाइंड की है A + 3D, प्लस एट टर्म की वैल्यू हमने फाइंड की है A + 7D = 24। इन दोनों का सम जो है 24 है। अब हम इनको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। A + 3D + A + 7D = 24। अब हम इन दोनों को सम करते हैं तो 2A + 10D = 24। अब यहाँ दोनों जगहों से हम देखते हैं कि पूरे में 2 कॉमन आ जाएगा। 2A + 5D = 24। A + 5D = जब 2 को इक्वल टू का अदर साइड ले जाएंगे 24 में 2 से डिवाइड होगा तो 12 आ जाएगा। मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ A + 5D = 12। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। अब जो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, अब हम उसको देखते हैं। एक ये इन्फॉर्मेशन है कि द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। इसी AP की सिक्स टर्म और 10 टर्म का सम वो 44 है। तो हम पहले इसकी सिक्स टर्म निकालते हैं। T6 = A + 5D होगा। आप जानते हैं ये A + 5D होगा। और इसी की T10 निकालेंगे तो A + 9D होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T6 + T10 = 44 होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले में फाइंड कर ली है। T6 = A + 5D प्लस T10 = A + 9D। इन दोनों का जो सम होगा वो 44 होना चाहिए। अब मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। A + 5D + A + 9D = 44। अब देखता हूँ मैं 2A + 14D = 44। इन दोनों जगहों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। A + 7D = 44। A + 7D = 44। जब 2 को मैं इक्वल टू का अदर साइड ले जाऊँगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 22। A + 7D = 22। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। अब मैंने देखा इस तरह से मेरे पास 2 इक्वेशन हमें क्रिएट हो गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 A + 5D = 12, A + 7D = 22। मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आप जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। A से कैंसिल आउट, 5D - 7D - 2D = 12 से -22 -10 माइनस कैंसिल आउट। D = 10/2 = 5। आपने देखा D की वैल्यू आ गई 5, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया 5। अब जब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हो गया है तो मैं इसी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। A + 5D = 12। A + 5 × D की वैल्यू 5 आई है = 12। A + 25 = 12। A = 12 - 25 = -13। तो आपने देखा इस तरह से A की वैल्यू फाइंड हो गई है -13। अब जब ये A की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, D की वैल्यू भी फाइंड हो गई, तो हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म निकालने थे। फर्स्ट 3 टर्म तो हमारी AP क्या होगी? AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा? A। सेकंड टर्म क्या होगा? A + D। थर्ड टर्म क्या होगा? A + 2D। यही तो होगा। A हमें पहले से फाइंड है -13। A + D -13 प्लस D की वैल्यू +5 और यहाँ -13 + 2 × 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर -13 सॉरी, यहाँ पर मैं इसको D की वैल्यू पुट कर दूँ +5 और यहाँ पर -13 + 5 जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है -8
और यहाँ पर -13 प्लस 10, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 10 हो जाएगा -3। इस तरह से स्टार्टिंग की इसके जो 3 इसके टर्म्स होंगे वो -13, -8, -3। इस तरह से आपने देखा कि मैंने इसके तीनों टर्म फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में अपना वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। उस टाइम उनकी एनुअल सैलरी ₹5000 थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल उनको 200 रुपये की सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रही थी, यानी हर साल उनकी सैलरी 200 रुपये बढ़ रही थी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। किस साल उनकी इनकम 7000 तक पहुंच जाएगी, ये हमें बताना है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स बताना है। यानी हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हमको बताना है इस एपी में, जो एपी फॉर्म होगी सैलरी वाली। हम देखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या है, जो एक एपी जो फॉर्म होगी वो जो फर्स्ट ईयर जो सैलरी होगी इनकी वो होगी ₹5000। उसके बाद जो हर साल इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो सेकंड ईयर सैलरी होगी वो 5000 में 200 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। तो जो हमारा डी होगा कॉमन डिफरेंस वो ₹200 होगा। और जो हमको फाइंड करना है वो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है n। और जो लास्ट टर्म यानी लास्ट सैलरी इनकी हमको बताई जा रही है वो है ₹7000। तो ये जो 7000 वो लास्ट टर्म, ये जो एपी फॉर्म होगी सैलरी के अमाउंट की उसकी लास्ट टर्म है 7000। तो हम देखते हैं, हमको फाइंड करना है n। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है Tn = a + n-1 × d इक्वल टू Tn की वैल्यू हमको मालूम है 7000, यानी जो लास्ट हमारी सैलरी होगी वो 7000 होगी, इक्वल टू फर्स्ट सैलरी 5000 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है -1 × d, जो 200 रुपये का ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है वही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब हम लोग इस 7000 को इक्वल टू 5000 को इक्वल टू अदर साइड लाते हैं। 7000 - 5000 इक्वल टू n-1 × 200। यहाँ जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है हमारे पास 2000 इक्वल टू n-1 × 200। 2000/200 इक्वल टू के हम इस साइड लाते हैं 200 को, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर बचेगा n-1। इसको हम लोग कट करते हैं तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 10। n-1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू n इक्वल टू 11। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसकी n की को फाइंड कर लिया है। n का मतलब यहाँ पर 11th ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किए, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। और उन्होंने हर हफ्ते अपनी वीकली सेविंग को ₹1.75 और इंक्रीज किया, यानी फर्स्ट वीक में जितना सेविंग किया ₹5, नेक्स्ट वीक में इसमें 1.75 और इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट वीक में और इंक्रीज हो गया, अगले वीक में और इंक्रीज हो गया। इस तरह से इनकी वीकली सेविंग इतनी रुपीज़ इंक्रीज होती जा रही है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सैलरी बिकम ₹20.75। अगर किसी nth वीक में यानी कि n वीक्स के बाद, n की वैल्यू कुछ होगी, n वीक्स के बाद उनकी वीकली सैलरी इतनी तक यानी 20.75 तक पहुंच जाती है, तो फाइंड n। तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी कितने वीक के बाद सैलरी वहां पहुंचेगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो गिवन है हमको ये एक एपी फॉर्म होगी, चूंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस सेम है 1.75, इसलिए एपी बनेगी। जो हमारी एपी होगी वो फर्स्ट हमारी सेविंग क्या है ₹5 है। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हर वीक का, चूंकि वो हर वीक में 1.75 रुपीज़ ही इंक्रीज हो रहा है, यही कॉमन डिफरेंस होगा। और जो लास्ट सैलरी हमारी बन रही है, लास्ट टर्म जो होगा सैलरी का, वो उसकी वैल्यू 20.75 है। और हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, यानी कितने वीक में सैलरी वहां तक पहुंचेगी, यानी नंबर ऑफ वीक्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला Tn = a + n-1 × d, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। Tn की वैल्यू हमको मालूम है 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू ₹5 प्लस n-1 × d की वैल्यू 1.75। अब हम 20.75 को यहीं छोड़ते हैं और 5 = 2 के अदर साइड लाते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा n-1 × 1.75। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बचेगा 15.75 इक्वल टू n-1 × 1.75।
अब हम 1.75 को मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर साइड लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये डिवाइड में 15.75 बाई 1.75 इक्वल टू n-1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट पे डेसिमल है, दोनों डेसिमल आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास यहाँ बचता 1.75 बाई 175 इक्वल टू n-1। अब हम इसको सब आपस में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा 9 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू 10। इस तरह से आपने देखा कि n की वैल्यू आ गई है 10, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यानी नंबर ऑफ वीक्स जो होंगे, जितने वीक्स के बाद सैलरी यहाँ तक पहुँचेगी वो होंगे 10 वीक्स। इस तरह से आपने एक्सरसाइज 5.2 के सारे सॉल्यूशंस को देख लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस को करेंगे। उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में यूज होने वाला फॉर्मूला, जिसे हम लोग किसी भी एपी के सम का फॉर्मूला बोलते हैं, उस सम के फॉर्मूले को समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने उस फॉर्मूले को देखेंगे जिसको हम लोग सम का फॉर्मूला बोलते हैं।